उसकी बहन उसको कमरे में ले जाती है, जैसे मेकअप सही करने के लिए इस तरह से ले जाती है। वो बहला फुसला के इसकी आंखों में वो काजल लगा देती है। हार्डली 3-4 दिन के बाद वो लड़की खुद इस लड़के को कॉल करती है कि मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, इसमें खानदान की भी भलाई है। मतलब नाना करके लड़की उस जादू के जरिए राजी हो जाती है। Alright friends, welcome to yet another The Bhoot Show। The Bhoot Show की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिन स्टोरीज का सीज़न 2 स्टार्ट हो चुका है द भूत शो पर, द भूत शो पर, मतलब वैसे तो सीज़न 3 स्टार्ट हो गया, सीज़न 3 स्टार्ट हो गया। यस। तो जी कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट ये चाहिए। इससे पहले हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करें, आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर डालें। चलो जी स्टार्ट करते हैं डॉक्टर काशिफ की स्टोरी से। सर क्या सुनाएंगे आज? आशी, स्टोरी बड़ी मज़े की है आज मेरे पास। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें बंदे बंदी की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें नेगेटिव एनर्जीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आपके जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज़, मतलब एक मिली जुली सी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक बंदे ने मेरे साथ वो शेयर किया। वो जो मैंने लाइव में एक स्टोरी बताई थी तो काफ़ी सवाल आए थे कि आपको कैसे पता चला। उसके बाद इंस्टा पर भी मुझे सवाल आते रहे कि मुझे पता चल जाता है, मुझे बातें पता चलती हैं, मुझे यही चीज़ें आके बता देती हैं। और कुछ तो वो जो पिछली लाइव वाली स्टोरी थी वो बेसिकली मैंने उस वक्त नहीं बताया, लेकिन वो आशी वो थी यूके में एक शहर है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल से आगे एक डाउनटाउन है और वहाँ की एक वो स्टोरी थी जो वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, उसने मुझसे शेयर की थी। खैर वो एक अपनी जगह पे आते हैं स्टोरी की तरफ। जनाब, एक बंदा मेरे पास आता है और मेरे पास आके बैठता है, मुझसे कहता है कि डॉक्टर काशिफ, मुझे आपके साथ अपना कुछ इंसिडेंट शेयर करना है और मैं अभी तक उस ट्रॉमा में हूँ, मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहा, तो आप मेरी मदद करें उस ट्रॉमा से निकलने में। एक दूसरा ये कि मैं जो उस हादसे को झेल कर आया हूँ, उस हादसे की वजह से जो फैमिली सफ़र कर रही है, उस फैमिली से भी मैं चाहूँगा कि आप मिलें और उनको भी गाइड करें कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा बताओ मसला क्या है। कहने लगा काशिफ भाई, मेरे ख़ानदान में, मेरे ददियाल में मेरी कज़न, मेरे चाचा की बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझसे 8-10 साल छोटी थी, लेकिन एक होता है कि फैमिली में अटैचमेंट्स हो जाती हैं कज़न्स की आपस में और मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई किसी को लाइक करता है, कोई नहीं करता। ये एक मिला जुला एक सीन चल रहा होता है, ये हर फैमिली में होता है, हमारी फैमिली में भी हुआ, तुम्हारी में भी हुआ होगा। तो कहता है कि वो बंदी, वो लड़की मुझे पसंद आ गई। वो मुझसे 8-10 साल छोटी थी। अब 8-10 साल छोटी थी तो ऑब्वियसली वो लड़की उसको बड़े भाई के तौर पे ट्रीट करती थी। जैसे 10 साल बड़ा है, वो पैदा हुई है, तो वो तो उसको भाई और गोद में खिलाना और ये करना वो करना। लेकिन कहने लगा कि डॉक्टर काशिफ, मुझे वक्त के साथ साथ जैसे वो बड़ी होती गई और जब वो जब 16 साल की हुई तो मैं 26 साल का था, जब वो 18 की हुई तो मैं 28 का हुआ, तो मेरी शादी का वो एक सिलसिला चल रहा था। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, इस कज़न से शादी करनी है। तो वालदा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, जो भी बात है फिर वो आगे अपने भाई से बात करेगा और उम्मीद यह है कि इनकार नहीं होगा।
ये खुश हो जाता है इस बात पे कि इनकार नहीं होगा जब इसकी माँ बोलती है इस तरह से। ये बड़ा खुश होता है, दोस्तों में बैठता है, गपशप मारता है, करता है। कहता है कि जब मेरे वालिद को मेरी माँ ये बात बताती है तो मेरा वालिद भी खुश होता है कि यार मेरे भाई की बेटी है और वो एक घर से दूसरे घर में आएगी, ख़ानदान एक है, घर एक है, तो हम उसे उस तरह से रखेंगे। तो वो अपने उस भाई से डिस्कस करता है कि यार हम लोग ऐसा चाह रहे हैं और मेरा जो बेटा है वो उसकी रज़ामंदी भी है। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती फ़ैसला अपने बेटे पर थोप रहे हैं, तो वो उसका भी यही है। तो उसका लड़की का बाप बोलता है कि यार आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है लड़की की बात है तो मुझे पूछना पड़ेगा लड़की से। तो अपनी बेगम से डिस्कस करता है। तो उसकी बेगम उस लड़की से पूछती है तो लड़की बोलती है मैंने तो नहीं करनी, मेरे लिए तो ये बिल्कुल मेरे भाइयों के जैसा है, मेरा बड़ा भाई है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तो माँ उसको समझाती है, बुझाती है, ये कहती है कि मुझे करनी नहीं है। अब इसको क्यों नहीं करनी होती? इसकी लाइफ में स्कूल के दौर से ही, जैसे को एजुकेशन में होता है, दोस्तियाँ होती हैं, लोग अच्छे लगते हैं, तो उसका किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, कोई अच्छा लगता है। अब उसको स्कूल की लेवल पर अगर मैं कहूँगा अफेयर चल जाना, वो मुझे नहीं पता आजकल का क्या है, लेकिन अच्छा लगना और किसी के क्लोज़ हो जाना, दोस्ती हो जाना, उस वजह से वो खैर जब बहुत ज़्यादा माँ बाप प्रेशराइज करते हैं तो ये अपनी माँ को बताती है कि मैं नहीं करूँगी और आप मेरी माँ हैं, मैं इससे ये है और ये नहीं। माँ इसकी दो चार इसको चपेड़े दे मारती है कि ये तुम्हारी उम्र है, तुम 18 की हुई हो, 19 की हुई हो और तुम्हारी ये हरकतें हैं और ये वो। खैर बातें ख़ानदान में फैलती हैं, झगड़े फसादात शुरू होते हैं। इस लड़के को इसका एक दोस्त मशवरा देता है, यार मेरा एक जानने वाला है, वो जब उसके किसी जान पहचान वाले की शादी नहीं हो रही थी तो वो उस बंदे के पास लेके गया था, उसने उसको कोई तावीज़ दिए थे, कुछ दिया था, तो वो उसने क्या किया, वो उनको पिला दिए, जला दिए, जो भी उनका सिस्टम होता है। उसके बाद उसकी उससे शादी हुई थी लड़की से। तो अब वो लड़के का दोस्त इस लड़के को मशवरा देता है कि यार अब तुम्हारा तो ख़ानदान भी जुड़ा हुआ है, तुम्हारे दोनों ख़ानदान के लोग राज़ी हैं, सिर्फ एक लड़की राज़ी नहीं है, और जितना ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे वो लड़की राज़ी नहीं होगी, वो उल्टा ज़िद में आएगी। होता है, लड़का ज़िद में आता है, लड़की ज़िद, लड़कियां अक्सर बेचारी मान जाती हैं। तो ये क्या होता है कि ये कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे उस बंदे के पास लेके चलो। ये इसको आमिल कहूँ, जादूगर कहूँ, काला जादू करने वाला कहूँ, सिफली करने वाला कहूँ, ये उसके पास पहुँच जाता, उसको सारी चीज़ें बताता। तो उसको बोलता है कि यार मुझे उस लड़की की कोई तस्वीर हो तो मुझे दिखा दो। ये उस लड़की की तस्वीर देखता है, वो जो जादू करने वाला होता है, वो कहता है ठीक है आप एक काम करो, मुझे इसकी प्रिंट निकाल के तस्वीर की वो दे जाओ और इतने इतने पैसे मैं आपसे लूँगा और कल परसों मैं आपको फ़ोन करूँगा, जो चीज़ तैयार होगी वो आप आके ले जाना, फिर मैं आपको तरीक़ेकार उसका समझा दूँगा। ये जनाब क्या होता है कि ये खुश खुश घर आ जाता है, पैसे वैसे उसको ऑनलाइन कर देता है, सब चक्कर हो जाता है। 2 दिन के बाद उस जादूगर का फ़ोन आता है कि भाई आ जाओ तुम्हारी चीज़ें तैयार हैं। ये जाता है देखता है तो एक डब्बी होती है, उस डब्बी में कोई काली चीज़ होती है, चूरा, काला चूरा जैसे काजल होता है। तो वो जादूगर इसको वो डब्बी देता है, बोलता है ये काजल है और ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मैंने ये जो जंगली कबूतर होता है इनकी हड्डियों से इनको जला के बिल्कुल मुर्दा बना के उस पर इल्म करके और मैंने ये बनाया है, और ये लड़की के आँखों में लगना चाहिए। ठीक, ये अगर लड़की के आँख में लगेगा तो उसको तुम्हारे सिवा और कोई नज़र नहीं आएगा और वो अपने घर वालों से कहेगी कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी। ये बड़ा खुश हो जाता है, कहता है यार ये तो सही है, मैं किसी न किसी तरीके से उसके घर वालों को या अपने घर वालों को ये करवा दूंगा कि ये हो जाएगा काम। खैर ये लेके काजल घर आ जाता है।
अपनी माँ को आके बताता है कि अम्मी देखो ये है और मेरी भी ज़िद है, और उसने मेरी ज़िद को और मेरे ऑफ़र को ठुकराया है। मैं उसको, अब मेरी ज़िद है, मैं उसको इसी घर की दुल्हन बनाऊंगा, इसी घर में ले आऊँगा, इसी यहाँ की बहू बनाऊंगा। माँ भी उस अना में होती है, उस हवा में होती है, कहती है हाँ हाँ सही है। माँ क्या करती है, इसकी बहन को बोलती है बेटा ये काजल है, ये जो है ना, वो जब आए तो तरीके से उसको बताना मैंने यहाँ से लिया वहाँ से लिया, आँखों से ये होता है, इसके ये होता है, तो उस किसी भी तरीके से ना इसकी दोनों आँखों में ये लग जाना चाहिए। बेटी कहती है ठीक है हो जाएगा, मैं करवा दूँगी वो। खैर ये घर में एक छोटी सी गैदरिंग रखते हैं, वो लड़की आती है, सब होते हैं, तो उसकी बहन उसको कमरे में ले जाती है, जैसे मेकअप वेकअप सही करने के लिए इस तरह से ले जाती है। वो बहला फुसला के इसकी आंखों में वो काजल लगा देती है। अब जरा काजल लग जाता है इसकी आंखों में। जब काजल लग जाता है उसके हार्डली 3-4 दिन के बाद वो लड़की खुद इस लड़के को कॉल करती है कि मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, इसमें ख़ानदान की भी भलाई है। मतलब नाना करके लड़की उस जादू के ज़रिए राज़ी हो जाती है। अब जो स्टोरी शुरू हो रही है ना, वो अब मज़े की शुरू हो रही है। अब ये लड़का कहता है हाँ यार काम बन गया है मेरा, अब तो ये मस्त काम हो गया। लड़की को उस काजल लगाने के बाद एक तो उस लड़के की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, लेकिन लड़की को चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। कहीं पे कोई बदसूरत लंबा सा जिन खड़ा हुआ है, कहीं कोई औरत नज़र आ रही है, कहीं कमरे में बच्चे नज़र आ रहे हैं, कहीं कोई चीख रहा है, कहीं कहीं रो रहा है। तो बच्ची तो लड़की जो होती है वो थोड़ा सा दिमागी तौर पे उस पर असर पड़ता है। वो अपनी माँ को बोलती है हाँ जब से मैं उनके घर से आई हूँ मैंने उस लड़के के बारे में बहुत सोचा है, उस बंदे के बारे में। मैंने शादी के लिए हाँ भी कर दी, आप लोगों की खुशी है, मेरी मुझे भी ठीक है। मैंने सोचा यार कहाँ गैरों में जाऊंगी और क्या होगा, मैंने अपने सारे रिश्ते अपनी दोस्तियाँ ख़त्म करके उसके लिए हाँ बोल दिया। लेकिन मेरे साथ एक मसला है, मैं जब से उस घर से आई हूँ मुझे उस सोचों के साथ मुझे अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये मेरे दिमाग का फतूर है, असर है, या मुझे वाकई में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, या मैंने बहुत ज़्यादा इस लड़के के हवाले से सोचा है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। माँ बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर होता ये है कि 2-3 दिन गुजरते हैं, इस लड़की की तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। जब इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है तो इसको बाकायदा वो चीज़ें आके नोचती हैं, ये अपनी जान छुड़ाती है। कोई यहाँ से नोचता है, कोई बालों से नोचता है, कोई ये बेड पर लेटे लेटे इसकी कमर टेढ़ी, जिस तरह से हड्डियाँ टूटने वाली हो जाती हैं उस तरह की कड़ाके की आवाज़ें आती हैं, उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। माँ बोलती है यार ये मेरी बेटी तो तबीयत सही नहीं है। अब ये क्या कहते हैं कि यार अगर हम उनको रिश्ते के लिए मना करते हैं तो ये तो बोलेंगे कि ये बहाना कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। तो इसका भाई जो होता है, लड़के का बाप, उसका भाई जिसकी बेटी होती है, उसकी बीवी उसको बोलती है कि यार आप अपने बड़े भाई से बात करो कि हमारी बेटी के साथ ये मामलात हैं, और देख लो अगर बाद में कोई इशू हो तो हमें नहीं कहना, बातें क्लियर हो जानी चाहिए शादी से पहले। ऐसा ना हो कि वो बोले आपने सारी ज़िंदगी हमसे बातें छुपाई, आपकी बेटी तो पागल है। तो वो उसका भाई अपने बड़े भाई से बात करता है, कहता है भाई एक मसला है, मसला ये है कि मेरी बेटी जब से आपके घर से आई है उसके साथ ये इशू चल रहा है। तो बड़ा भाई भड़क जाता है, बोला मतलब तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हमारे घर से आई है तो बीमार हुई है, हो सकता है तुम्हारी बेटी पहले से बीमार हो, या तुम रिश्ता नहीं करना चाह रहे हो। वो जो सोच रहे होते हैं वो उसी तरह की बात हो रही होती है। तो वो कहता है नहीं भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसको किसी अच्छे बुज़ुर्ग आमिल को या किसी पढ़ाई वाले को चल के मेरे साथ दिखाएं, मुझे भी पता चले कि मेरी बेटी के साथ क्या मसला है। तो उसके भाई को ये बात समझ आती है, वो कहता है हाँ ठीक है और ऐसा करना चाहिए। वो उस लड़की को लेके एक आमिल के पास जाते हैं, बुज़ुर्ग टाइप होता है। जैसे ही लड़की घुसती है तो उसको वो बुज़ुर्ग दरवाजे पे रोक देता है
बोलता है इसको अंदर नहीं आने दो। अब ये दोनों परेशान, बोलता है अंदर हम उसको लेकर आए इलाज के लिए, कह रहा है इसको अंदर नहीं आने दो। ये बुज़ुर्ग खुद उठ के बाहर जाता है, इसके हाथ में कोई चीज़ होती है, ये उस लड़की के बालों पे लगाता है और उसकी आँखों पर ऐसे करके लगाता है, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि क्या हुआ है। उसके बाद लड़की बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। कहता है अब इसको अंदर ले आओ। अब जो उसके साथ चीज़ें होती हैं वो उस दरवाजे के बाहर रह चुकी होती हैं। ये लड़की अपनी ज़ात, सिर्फ अपनी ज़ात लेके उस रूम में एंटर होती है। ये जब आके बैठती है तो वो बुज़ुर्ग इनसे कहता है, कामिल कहता है कि देखें जी, आपकी बेटी पर इस तरह से तावीज़ किया गया, लेकिन उस तावीज़ का असर इतना हैवी हुआ है कि जो चीज़ें अब वो खुल के बता रहा है, अब उसको नहीं पता कि दोनों आपस में भाई हैं या इनका आपस में कोई रिश्ता इस तरह से हुआ, जो चीज़ें इस पर लाई गई हैं वो चीज़ें इतनी हावी हो गई हैं कि अब इसको तकलीफ़ दे रही हैं, इसके सामने नज़र आ रही है। तो इसका बाप चौंक जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये किसने करवाया? बोला इसकी जहाँ पे शादी हो रही है। अब वो अपने भाई को देखता है, बड़े भाई को, बड़ा भाई चुप, उसे कुछ पता ही नहीं होता। वो बुज़ुर्ग को 2-4 गालियाँ देता है, बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये। बोला भाई ये इलाज है, ये चीज़ है, आपको यकीन है आप करो, आपको नहीं यकीन आप अपनी बच्ची ले जाओ। तो इसका बड़ा ही भी बोलता है ये भाई दिमाग ख़राब है इसका, ये इल्ज़ामात लगा रहा है और ये कर रहा है, अगर उठ चल। ये बच्ची को लेके चले जाते। उसी रात बच्ची की डेथ हो जाती है। वो चीज़ें उसको इतना टॉर्चर करती हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसकी सर्वाइकल टूट जाती है। वो बताता है, बोलता है उसके रिब्स की, उसकी छाती तक दबी हुई थी जब उसकी डेथ हुई। जब उसकी डेथ हो जाती है उस रात, तो अब छोटे भाई के दिमाग में तो बात चल रही होती है कि ये मसला तो है कहीं पर, क्या किया जाए। खैर वो अपने भाई रिश्ता इस वजह से कोई बात नहीं कहता, लेकिन इसका बड़ा भाई जो होता है, जिसका बेटा होता है, वो अपनी बेगम से पूछता है कि भाई उस आमिल ने ये बातें की थी, मैंने तो झाड़ दिया और मुझे नहीं पता था कि हम घर आएंगे तो उस बेचारी की डेथ हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसकी बेगम का इस बात पे रोना निकल जाता है और वो डर जाती है। तो ये समझ जाता है कि इन्होंने कहीं कोई शरारत की है। तो ये बेगम के बालों से पकड़ता है, बोलता है अगर मुझे नहीं बताएगी तो मैं तुम्हें आज तलाक दे दूँगा, मुझे बता मामला क्या है। तो इसकी बीवी उसे सारा किस्सा बता देती है। ये बड़ा पशेमान होता है, शर्मिंदा होता है कि यार मेरे बेटे ने, मेरी बीवी ने, मेरी बेटी ने क्या कर दिया, ये मेरे भाई की बेटी ख़त्म कर दी इन्होंने। खैर ये कुछ नहीं बताता, ये चुप रहता है। कहना डॉक्टर काशिफ उसके बाद मेरे चाचा के ख्वाब में जिस रात डेथ होती है उसके तीसरे, मतलब सोयम जब हो जाता है उस रात पर, ये लड़की मेरे चाचा के ख्वाब में आती है और उन्हें बताती है कि जी इसने 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 ये किया है। तो अब वो उसके दिमाग में शक तो होता है। मगर लड़की ने अपने बाप को बताया, लड़की ने अपने चाचा को बताया? लड़की ने अपने बाप को, चाचा को तो पता चल गया ना, उसकी बीवी ने बता दिया था। लड़की ने अपने बाप को ख्वाब में आके बताया कि मेरे साथ ये हुआ है और देखो मेरा जिस्म कैसे जला हुआ है और सूजा हुआ है। तो उसका बाप समझ जाता है, ये उठ के अपने भाई को फ़ोन करता है, बोला ये है वो है, सुनाता है। भाई इसकी बड़ी से माफ़िया मांगता है, गलतियाँ हो गई, ये हो गई, वो हो गई। बहरहाल रिश्ता इनका आपस में, ख़ानदान का, इस बात पे ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ये अक्सर होता है कि आप ख़ानदानों में चाचा हो गए, ताया हो गए, या मामू हो गए, या फूफियाँ हो गई, ये रिश्ते आपस में जब नहीं करनी होती तो ना किया करेंगे, इस तरह से नहीं किया करें, वो रिश्ता इनका ख़त्म हो जाता है। अच्छा, रिश्ता ख़त्म होने के बाद अब ये लड़की इस लड़के के रोज़ ख्वाब में आती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता लड़के का जो हवास है ना वो ख़त्म हो रहा है। कहता डॉक्टर काशिफ एक टाइम आया इस
कि उस ख्वाब ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं सारी सारी रात उस ख्वाब की वजह से सोता नहीं था। कभी वो किस शक्ल में आती थी, कभी वो किस शक्ल में आती थी, लेकिन मेरी सोच थी या मेरा गिल्ट था, लेकिन वो आती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं सारी सारी रातें नहीं सोता था, दिन नहीं सोता था, सिर्फ इस ख्वाब के डर से कि वो ख्वाब आएगा। मैं शर्मिंदा था। फिर मैं किसी आमिल के पास गया, अच्छे वाले के पास, और उसको सारा माजरा सुनाया। उसने मुझे कहा कि भाई वो लड़की ख्वाब में नहीं आ रही, वो लड़की रियल में आ रही है। तुम्हें महसूस होता है कि ख्वाब में है और वो तुम्हें नुकसान देगी। तो कहता मुझे बचा दो, अगर कोई ऐसा मामला है, मैं माफ़िया कर रहा हूँ, मतलब मांग रहा हूँ और सब कुछ। कह रहा देखो कोई ना कोई नुकसान तो तुम्हें देगी, वो किसी न किसी तरीके से नुकसान वो तुम्हें देगी। कहने लगा अच्छा तो उसका कोई हल है? बोला बस हल ये है कि अपने हिसार में रहो और ये सारी चीज़ें करो। बोला डॉक्टर काशिफ। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ आयतें दी, मैं वो घर लेकर आया, मैंने पढ़ना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा ख्वाब ख़त्म हो गया। एक दिन सुबह में वो हिसार करना भूल गया, रात देर तक जागा, सुबह ऑफिस जाना था, हिसार करना भूल गया। मैंने बाइक निकाली, ऑफिस के लिए जाने लगा। जब ऑफिस के लिए जाने लगा तो मेन शाहराह फैसल पे मैं स्पीड में था, मुझे वो लड़की यूँ सामने आ गई मेरे बाइक के। अब आपके सामने कोई भी अचानक आ जाए, स्पीड में तो आप ब्रेक मारोगे। बोला डॉक्टर काशिफ जब वो मेरे सामने आई, मैंने ब्रेक मारी, मुझे नहीं पता मेरी बाइक ऐसे उल्टी हुई है, आगे बस थी, उस बस में टकराई है, पीछे एक गाड़ी आई थी, उस गाड़ी के टायर मेरी टांगों पे चढ़ गए और मैं सारी ज़िंदगी के लिए इन दोनों टांगों से अपाहिज हो गया। वो व्हील चेयर पर होता है और बता के रोता है कि ज़िंदगी में ऐसी गलती इंसान कभी भी नहीं करे। खैर ये तो अल्लाह माफ़ करे, टांगे गंवाई, इससे बड़े नुकसानात भी आ सकते थे। और इंसान जैसे कहते हैं ना कि अपने आप में तकलीफ़ तो चलो बर्दाश्त कर लेता है, जहर का घूंट पी लेता है कि भाई किसी और पे आ जाए, घर के किसी बंदे पे। अब अगर माँ पे तकलीफ़ आ जाए या उसकी शादी हो जाए और उसके बच्चों में तकलीफ़ आ जाए, बच्चों में कोई एबनॉर्मलिटी आ रह जाए, तो मतलब ये बड़ा ख़तरनाक सीन है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। खैर जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल सैटरडे को हमने जो है वो लाइव सेशन भी किया था, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। लाइव सेशन भी इंशाल्लाह ताला अब हर सैटरडे को हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह। और ये स्टोरीज़ तो वैसे आप लोग सुन रहे हैं, संडेज़ को आपको नज़र आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। सैटरडे को आपको अब स्टोरी आपको या तो संडे को मिलेगी और लाइव हम सैटरडे को करेंगे, ये सही रहेगा ना। तो सैटरडेज़ को स्टोरीज़, संडेज़ को सॉरी, हमारी वीडियो स्टोरीज़ अब जो है वो पब्लिश होंगी और सैटरडे को हम लोग लाइव पे आ जाएंगे। लाइव पर प्लीज़ आइए और प्लीज़ यार इतना काम कर रहे हैं हम, आप लोगों के लिए करें, आपकी मोहब्बत के लिए करें, तो प्लीज़ ज़रा वीडियो को ठीक ठाक सपोर्ट करें। और जिन दोस्तों को अभी भी आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, सब लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ ठीक है, तो आखिर इसको रीच क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये तो अभी तक यूट्यूब वाले जब तक समझें इस चीज़ को, मतलब ये यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो अच्छे भले नहीं समझ सकें, तो हम तो अपने हिसाब से सब सही कर रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ पर क्या परेशानी है, अल्लाह मदद फरमाएगा। आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं वो इस तरीके से कि आप अपने सर्कल में जिन स्टोरीज़ हमारे ये लिंक्स शेयर करें, और साथ में अगर आप लोगों के पास अपनी स्टोरीज़ हैं तो वो भी हमें भेजिए, या अपनी वीडियोस भेजें या अपनी ऑडियोज़ भेजें, तो वो भी हम अपने पास किसी एक दिन एक सेगमेंट में लगा दिया करेंगे ना। तो अभी भी अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, कोई चीज़ें हैं, तो कमेंट्स में दबा कर कमेंट्स करें, वी डोंट माइंड, हम आपके कमेंट्स सारे पढ़ते हैं और डॉक्टर साहब ख़ुद उसका रिप्लाई भी करते हैं, और उसके लिए आपकी बहुत बहुत क्या कहते हैं मोहब्बतें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और कुछ सुनाने जा रहे हैं? आज के लिए इतनी। स्टोरी काफ़ी लंबी थी और बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी, मैंने तो काफ़ी आखिर तक बैठ कर बड़े कंसंट्रेशन के साथ सुनी है। आप लोगों को स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी तरफ से, अच्छा पीछे देख रहे हैं आप, नहीं यार इस पर इतना फोकस नहीं करें, ये सस्पेंस ही रहेगा। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
मुबारक।